बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिस्क आर्किटेक्चर देखा था और उसके कुछ बेनिफिट्स वगैरह देखे थे, प्रोज एंड कॉन्स हमने देखे थे रिस्क आर्किटेक्चर के साथ। उसके अंदर हम लोगों ने ये बात की थी कि रिस्क आर्किटेक्चर जो है दैट्स अ सेपरेट इंस्ट्रक्शन सेट उसका होता है, उसके अंदर कुछ फ़र्क होते हैं। और साथ ही दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था वो था पाइपलाइनिंग का, कि कैसे आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम एक प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट की जाती हैं ताकि बेनिफिट लिया जा सके प्रोसेसर की पावर का। ठीक है, इस लेक्चर में हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखना चाहते हैं। छोटा सा लेक्चर, इतना बड़ा नहीं है। और तरीकाकार ये होगा कि हम रिस्क को एज एन एग्जांपल लेके चलेंगे और रिस्क के अंदर ये चीज़ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ज़रा बेहतर तरीके से नज़र आती है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रिस्क समझना भी मकसद है। जैसे लास्ट टाइम बताया था कि रिस्क एक ज़माने में इट वाज जस्ट एन एकेडमिक डिस्कशन कि हाँ जी आपको पता होना चाहिए रिस्क किस तरह काम करता है। नाउ इट हैज़ प्रैक्टिकल इंडस्ट्री यूज़ केसेस। ठीक है जी, और काफ़ी हद तक और आइंदा जो अंदाज़ा बन रहा है वो यही बन रहा है कि रिस्क की तरफ लोग जाने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ रिसेंट एडवांसमेंट्स जो रिस्क की साइड पे नज़र आ रही हैं, बेनिफिट्स जो नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, बड़े अरसे से इंटेल का एक वो रहा है और अब ये नज़र आ रहा है कि इंटेल इज स्टैग्नेटिंग और कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स की तरफ लोग जाने की कोशिश करें। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग रिस्क को देखेंगे और रिस्क का वन ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्चर्स जो कि रिस्क का प्रपोज किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूलर है, पॉपुलर है, दैट इज़ RISC-V। तो हम उसके ज़रिए से थोड़ा सा देखना चाहेंगे, रिस्क को भी देखेंगे, उसका इंस्ट्रक्शन सेट थोड़ा सा देखेंगे और साथ ही हम पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये जो मशीन है मेरे पास जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, दिस इज़ ए सिस्क मशीन। ठीक है, इंटेल की मशीन है, 64 बिट मशीन है अभी, तो दिस इज़ अ सिस्क आर्किटेक्चर। तो रिस्क का चूँकि इंस्ट्रक्शन सेट फ़र्क है, दैट इज़ अ सेपरेट मशीन, वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट हो सकती हैं। जैसे 16 बिट की इंस्ट्रक्शंस आप 32 बिट में नहीं एग्जीक्यूट कर सकते थे, हमने एक सेपरेट वर्चुअल मशीन उसके लिए बनाई थी। तो उसी तरीके से अगर हमने रिस्क को एग्जीक्यूट करना है तो वी ईदर नीड अ फिजिकल रिस्क मशीन, ठीक है, जो कि है लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट देम। दूसरा जो हम काम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि वी क्रिएट अ वर्चुअल मशीन और वो वर्चुअल मशीन जो है एक रिस्क आर्किटेक्चर को सपोर्ट करे, वो भी एक पॉसिबल चीज़ है। अगेन इट्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, तो उस तरफ मैं नहीं जा रहा। तीसरा जो तरीकाकार है वो ये है कि वी क्रिएट अ सिम्युलेटर। सो द डिफरेंस बिटवीन अ सिम्युलेटर एंड ए वर्चुअल मशीन इज गोइंग टू बी कि वर्चुअल मशीन वैसा ही काम करती है जैसा आपके पास कोई एक फिजिकल मशीन काम करती है, तो इट्स एग्जैक्टली द सेम। आपके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहा है वर्चुअल मशीन के ऊपर तो सॉफ्टवेयर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो वही काम करता है जो कि उसने फिजिकल मशीन पे करना था। आपकी वर्चुअल मशीन एक्ट्स लाइक अ फिजिकल मशीन। ठीक हो गया। सिम्युलेटर में फ़र्क ये है कि सिम्युलेटर इजंट एक्चुअली ट्राइंग टू बिहेव लाइक अ मशीन, इट्स जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस, इट्स गोइंग टू शो यू द सेम थिंग्स जो कि फिजिकल मशीन करती है। अभी देख लेंगे। इट्स गोइंग टू से कि हाँ जी मेमोरी एक है, तो एक्चुअली मेमोरी कहीं पे होती नहीं है। इट्स जस्ट गोइंग टू हैव एन आर्किटेक्चर जो कि आपको एक विजुअल आर्किटेक्चर होगा जो कि आपको दिखाएगा कि मेमोरी इस तरीके से है, इंस्ट्रक्शंस ऐसे एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो सिम्युलेटर और वर्चुअल मशीन में फ़र्क ये होगा कि वर्चुअल मशीन एक्चुअली डज द एग्जीक्यूशन एंड सिम्युलेटर शोज यू दैट इट्स डूइंग द एग्जीक्यूशन। ठीक है जी, माइनर सा फ़र्क नज़र आता है यहाँ पे, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग सिम्युलेटर्स तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। अक्सर ये जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह जो होते हैं गेम्स वगैरह की साइड पे, उसमें आप जाएँ तो एक जॉब इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है कि एम्यूलेटर और सिम्युलेटर में क्या फ़र्क है। सो ट्रेडिशनली एम्यूलेटर्स आर वर्चुअल मशीन्स और सिम्युलेटर्स आर जस्ट सॉफ्टवेयर्स विच आर नॉट ट्राइंग टू एक्ट लाइक मशीन्स। ठीक है, यूँ समझिए कि वर्चुअल मशीन जो है ना, दैट्स ट्राइंग टू ट्रिक द सॉफ्टवेयर इनटू थिंकिंग दैट इट्स अ फिजिकल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन ऊपर वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहती है कि मैं फिजिकल मशीन हूँ, आपने जो काम करना है आप करें। सिम्युलेटर ये बात नहीं करता। सिम्युलेटर ये कहता है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू लर्न, आई एम ट्राइंग टू एक्ट लाइक दैट। ठीक है, तो दोनों में माइनर सा फर्क है। अभी ज़रा सिम्युलेटर की शक्ल देखेंगे तो पता चल जाएगा, बट यू शुड लुक इनटू दिस के इसके अंदर दोनों के अंदर ज़्यादा फ़र्क क्या है। सो एसेंशियली सिम्युलेटर वो सारे काम नहीं कर सकता जो कि रिस्क की मशीन कर सकती है, लेकिन हमने सारे काम करने ही नहीं, हमने तो सिर्फ समझने के लिए उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। सो अभी हम जो सिम्युलेटर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं RISC-V आर्किटेक्चर के लिए, बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगा है काम करने के लिए दैट इज़ किधर गया, दैट इज़ RIPES। सो RIPES जो है दिस यू कैन गेट फ्रॉम GitHub, इट्स ओपन सोर्स, यू कैन गो टू motbopet/RIPES। यहाँ पे GitHub के ऊपर जाके आप वो कर सकते हैं, लिंक आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से यू कैन गो ओवर हेयर एंड लुक एट द इंस्ट्रक्शंस। ये सारी तफसीलात यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, इंस्टॉलेशन वगैरह का भी बताया हुआ है। यू कैन गो टू द रिलीजेस पेजेस ओवर हेयर, ये रिलीजेस के पेज पे आप जाएं तो यू कैन डाउनलोड प्री बिल्ट इमेजेस फॉर लिनक्स, ये .app इमेज।
यू कैन गेट इट फॉर मैक एंड 64-bit विंडोज़, ठीक है, सारों के लिए अवेलेबल है। चूँकि हम Ubuntu इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू कैन डाउनलोड ऐप इमेज, और ऐप इमेज को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन का तरीकाकार भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज ऐप इमेज, बाय द वे इट्स सेपरेट कहानी, लेकिन इट्स सिंपली लाइक एन एग्जीक्यूटेबल, इसको आप डायरेक्ट रन कर सकते हैं। सो जहाँ पे आपने इसको डाउनलोड किया हुआ है वहाँ पे आप जाएंगे टर्मिनल में, यू डू chmod a+x विच मीन्स मेक इट एग्जीक्यूटेबल। इसकी तफसीलात ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले कोर्स में आ जाएंगी, वीडियोज़ भी देख सकते हैं। You want to make the downloaded file executable and then just do // उस फाइल का नाम, और वो रन हो जाएगी, ठीक है जी। जब ये रन हो जाए तो उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अपनी मशीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, Ubuntu के अंदर जाके नहीं दिखा रहा, बट इट्स द सेम ओवर देयर, मैंने वहाँ पे भी रन करके देखा, ठीक है। Ubuntu के अंदर भी ऐसा ही है। सो व्हेन यू रन दिस यू गेट दिस विंडो ओवर हेयर। यहाँ पे आप के पास एक एडिटर है, ठीक है। दिस इज वेयर यू कैन राइट योर कोड, असेंबली का कोड जो होता है रिस्क का, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यू हैव अ प्रोसेसर विच शोज यू द रिस्क का, प्रोसेसर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है RISC-V जो है उसका आपको दिखा रहा होता है कि कहाँ पे रजिस्टर्स हैं, मेमोरी कहाँ पे है, ALU कहाँ पे है। दिस इज एसेंशियली द सेम थिंग जो कि आप लोगों ने देखी थी कि आपके पास इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है इंस्ट्रक्शन मेमोरी से, उसको डिकोड करते हैं। ये वो रजिस्टर्स वाला पोर्शन है, ठीक है जी, डिकोड वाला पोर्शन, ये एग्जीक्यूशन वाला पोर्शन है, ये मेमोरी वाला पोर्शन है, और ये यहाँ से फिर वापस जाके राइट बैक, ठीक है। तो ये वही पाइपलाइन है जो कि हम लोगों ने पहले देखी है। वो यहाँ पे थोड़ा सा विजुअली दिखा रहे हैं। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम बहुत ज़्यादा नहीं देखने लगे। ये जो लोग आर्किटेक्चर वगैरह के साथ तफसील में काम करते हैं वो इस डायग्राम को देखते हैं, हमारा ज़्यादा काम इसके साथ होगा। यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है, सो दिस शोज यू रजिस्टर्स ऑफ RISC-V आर्किटेक्चर जो आपके पास है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये देखें, ये कोई एक्चुअल मशीन नहीं है, इट्स नॉट इवन ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ मशीन। ये आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप मुझे कोई सॉफ्टवेयर दें, प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर, मैं उसको रन करूँगा। इट्स जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि अगर ये कोड आप रन करें मशीन पे तो ऐसी हालत होगी, ठीक है जी। सो एनीवे, जिस तरीके से हमारे पास इंटेल के आर्किटेक्चर के अंदर, सिस के आर्किटेक्चर जो हमारे पास अभी तक हम देखते आए हैं इंटेल का, उसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं AX, BX, CX, DX, SP वगैरह वगैरह, बहुत सारे रजिस्टर्स हमने देखे थे। यहाँ पे रजिस्टर्स के नाम भी सिंपल हैं, ठीक है। दे सिंपली कॉल देम X0, X1, X2, X3 अप टू X31, तो टोटल 32 रजिस्टर्स इसमें आपके पास हैं, ठीक है। तो ये इनके नाम है X0 से लेके X31 तक। इनको यूज़ करना, चूंकि प्रोग्रामिंग में अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि X5 कौन सा था, स्टैक पॉइंटर कौन से रजिस्टर में था, तो इसके एलियासेस बनाए गए हैं जो कि शॉर्टकट नाम है हमारे लिए, हम प्रोग्रामिंग में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे X2 जो है दैट इज़ योर स्टैक पॉइंटर। इट्स एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से आपके पास वहाँ पे एक स्टैक होता था, यहाँ पे भी आपके पास एक स्टैक होता है, ठीक है। अब हम पैरेलल्स क्रिएट करेंगे कि हमने सिस्क आर्किटेक्चर में जो असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है उसमें और इस असेंबली लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, ठीक है। वो अगर आपको समझ आती है तो इसके समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक है। इट्स इवन सिंपलर देन दैट। तो यहाँ वहाँ पे आपके पास स्टैक पॉइंटर होता था, यहाँ पे SP नाम का कोई रजिस्टर नहीं है, लेकिन X2 जो है दैट एसेंशियली एक्ट्स लाइक एन SP। तो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि हम अपने कोड में इसकी X2 की जगह पे SP लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात वही बन गई आके, लेकिन उसका जो ऑफिशियल नाम है रजिस्टर का दैट इज़ X2, और हमारी आसानी के लिए SP नाम उसको हमारे कोड में हम दे सकते हैं, ठीक है जी। और ये उसकी वैल्यू है, रजिस्टर के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये वही बात है। इस तरीके से आपके पास GP है, ये रिटर्न एड्रेस का आपके पास पॉइंटर है, ठीक है। रिटर्न एड्रेस होता है ना कि कहाँ पे आपने रखना है। सिस्क आर्किटेक्चर जो अभी तक आपने देखा है उसके अंदर रिटर्न एड्रेस हम लोग स्टैक पे रखते थे, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस रखा जाता है आपके खास रजिस्टर के अंदर। माइनर सा फ़र्क है, क्यों रखा जाता है। वहाँ पे रिटर्न एड्रेस का हमने देखा था बहुत बड़े बड़े मसले थे, ठीक है। मसले याद है ना, वो सिक्योरिटी का जो मसला था, हम स्टैक को स्मैश कर लेते थे, ओवरफ्लो वगैरह वगैरह, बफर ओवरफ्लो की जो बात की थी, नहीं याद तो वो जाके दोबारा देख लें। उसका इलाज यहाँ पे ये निकाला कि उस बात को उठा के रजिस्टर के अंदर रख दिया, ठीक है। और फिर रजिस्टर को प्रोटेक्ट करना थोड़ा सा आसान होता है। एनीवे, यहाँ तक बात सही हो गई, ओके। सो अब आपके पास जो सिचुएशन है वो ये है कि रजिस्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, और ये आपकी वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी है जिसके अंदर एक एक करके इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। तो ये इसको अभी ना देखें, इंस्ट्रक्शंस क्योंकि अभी हमने देखी नहीं है तो ये आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल ये वो आपकी इंस्ट्रक्शंस है जो कि एक एक करके एग्जीक्यूट होती हैं। अब ये जो कोड है इसको हम अभी एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे एडिटर में, और वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ टाइप करेंगे। आई ट्राई टू जूम दिस इन, एडिटिंग जब करता हूँ तो फिर मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये राइट्स के अंदर एक थोड़ा सा मसला है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, अपनी स्क्रीन पर करेंगे तो इतना मसला नहीं होगा, लेकिन वीडियो में बहुत छोटा आ रहा था, तो आई सी इफ आई कैन फिक्स दैट। लेकिन नहीं तो बहरहाल ये कोड अलग से भी फिर मैं अवेलेबल कर दूँगा, ठीक है जी। सो द कोड ओवर हेयर इज़ वेरी सिंपल। जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था
64 बिट का जो हमने कोड देखा था उसको थोड़ा सा अपने जहन में लाएं। उसमें क्या था, सेगमेंट थे आपके पास, सेक्शन से कि डाटा का सेक्शन था आपके पास और टेक्स्ट का सेक्शन था। उसी तरीके से यहाँ पे होगा डॉट डाटा, इसमें आपका डाटा जाएगा और डॉट टेक्स्ट इसके अंदर आपका कोड जाएगा। ठीक है जी, ये सिंपल सा हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो कि 2 नंबर्स को ऐड करेगा। ठीक है, वो 2 नंबर्स कौन से हैं, ये रहे। ठीक है, तरीकाकार देखें वही है, लेबल आपने लिखा लेबल कोलन तो arg1 कोलन arg2 कोलन, वहां पे आप लिखते थे डिफाइन वर्ड, यहाँ पे आप लिखते हैं डॉट वर्ड। ठीक है, और आगे उस वर्ड की वैल्यू, ऑलमोस्ट द सेम सिंटेक्स, माइनर सा फर्क है इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये हमने 2 नंबर्स डिफाइन कर दिए, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, दोनों वर्ड्स हैं। ठीक है जी, ओके। फिर यहाँ से मेन शुरू हो रहा है, जैसे वहाँ पे हमने स्टार्ट लिखा था, यहाँ पे उसका नाम मेन है। ठीक है जी, सी वगैरह में होता है। और ये हमारे पास एक और फंक्शन है एडिट के नाम से, क्योंकि हम फंक्शन कॉल भी देखना चाह रहे हैं, दोनों चीज़ें देखना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी, जब मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे, हम अपने A0 रजिस्टर के अंदर वैल्यू डालेंगे arg1 की। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, arg1 से उठा के A0 के अंदर वैल्यू लोड कर दी जाती है। ठीक है जी, A0 आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके कि A0 इज एसेंशियली द एक्सटेंड रजिस्टर। बात वही है, एक्सटेंड भी लिख सकते हैं, A0 भी लिख सकते हैं। हम A0 लिखते हैं कि भाई नॉर्मली एक्यूमुलेटर जो काम हम AX से करते थे वो यहाँ पे हम A0 A1 A2 के जरिए से करते हैं। ठीक है, अगेन एक एक स्टेप करके देखें, सिर्फ ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो काम करते थे यहाँ पे फ़र्क क्या है। तो आप देख सकते हैं माइनर सा फ़र्क है। वहाँ पे हम कह रहे थे मूव A0 के अंदर या AX के अंदर वो वाली वैल्यू, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं लोड वर्ड, LW इज लोड वर्ड। ठीक है जी, लोड वर्ड हम कर रहे हैं A0 के अंदर arg1 की वैल्यू, A1 के अंदर हम लोड कर रहे हैं arg2 की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब हम कॉल कर रहे हैं अपने फंक्शन को। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, JAL। ठीक है, जंप एंड लिंक। इट्स एसेंशियली द सेम आइडिया, वो लिंकर वगैरह के 2 कॉन्सेप्ट को मिला के इन लोगों ने इस तरीके से कर दिया कि यहाँ पे जंप करो उस फंक्शन को, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉल वी राइट जंप एंड लिंक। ठीक है जी, तो JAL को आप वैसे ही पढ़ सकते हैं जैसे वहाँ पे कॉल को पढ़ रहे थे। यहाँ पे आप ये बताते हैं कि रिटर्न एड्रेस का रजिस्टर कौन सा, आपने किस रजिस्टर के अंदर रिटर्न एड्रेस डालना है और आपने कौन से फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि किस रजिस्टर के अंदर आपने अपने रिटर्न एड्रेस को डालना चाहते हैं। दिस इज टिपिकली RA, तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक हो गया। Again, it's not important that you understand the details of every instruction. यहाँ पे सिर्फ बताना ये मुराद है कि when you switch from one assembly language to another assembly language, तो कुछ minor syntactical changes होती हैं और कुछ architecture level के ऊपर changes होती हैं जो कि you have to understand. The code looks very different. मशीन खुद इनको ट्रांसलेशन करने में उसको दिक्कत होती है थोड़ी सी, लेकिन हमारे लिए conceptually they're not that different. ठीक है जी, सिर्फ ये बात यहाँ पे इस लेक्चर में बताना मुराद है। ठीक है, यहाँ पे जब हमने इसको कॉल किया एडिट के अंदर तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे देखें अगेन ऐड की इंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे ऐड की इंस्ट्रक्शन क्या करती थी, 2 वैल्यूज को लेती थी, उस वैल्यू को इस वैल्यू के अंदर ऐड कर देती थी। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, आप कहेंगे इन 2 वैल्यूज को ऐड करो और ऐड करने के बाद डेस्टिनेशन आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। तो आपने बता दिया कि A0 के अंदर डालो। ठीक है, A0 और A1 को ऐड करके डेस्टिनेशन कौन सी है, A0 है, तो वो आपको एक्सप्लिसिटली अलग से बताना पड़ता है। बात वही बन गई फिर आगे। ठीक है, और यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग रेट यूर राइटिंग जंप रिटर्न। ठीक है, और ये X1 जो है ये आपके पास वही RA का रजिस्टर है। ठीक है जी, X1 की जगह RA हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो एसेंशियली दिस इज सेइंग गो बैक टू दिस रिटर्न एड्रेस जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ से आप यहाँ पे वापस आ गए, अब आपके पास वो वैल्यू कहाँ गई, तो रिटर्न वैल्यूज जैसे हम वहाँ पे पिछले हमने जो 64 बिट देखा था, जो हमारे पास GCC वगैरह का सिंटेक्स था, उसमें रिटर्न वैल्यू वेंट इनटू EAX, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू जाती है A0 के अंदर। ठीक हो गया जी, तो जब आप यहाँ पे वापस आएंगे तो A0 के अंदर आपके पास रिटर्न वैल्यू पड़ी होगी, 2 नंबर्स आपने ऐड कर लिए यहाँ पे। ठीक हो गया जी, फिर अब आपने एग्जिट करना है प्रोग्राम को, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आप सिस्टम कॉल करेंगे। यहाँ पे सिस्टम कॉल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ई कॉल, और जो तरीकाकार है वो ये है कि आप A7 रजिस्टर के अंदर वो डालेंगे कौन से नंबर की सिस्टम कॉल करनी है। तो ज़ाहिर बात है ये जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगा उसकी अपनी कोई सिस्टम कॉल्स होंगी। ठीक है, आपके पास लिनक्स जो है वो RISC-V के ऊपर काम करता है। RISC-V का एक स्पेसिफिक वेरिएंट है जिसके ऊपर लिनक्स काम करता है। सो यहाँ पे हम एग्जैक्टली लिनक्स की सिस्टम कॉल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट आवर पर्पस ऑफ एरियर। सिर्फ बताना ही मुराद है कि एग्जिट इज स्टिल थ्रू सिस्टम कॉल जैसा कि वहां पे थी, सिर्फ फर्क क्या है कि वो नंबर्स फर्क होंगे, वो रजिस्टर्स जहाँ पे वो नंबर आपने लोड करने हैं वो फर्क होंगे, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग int 0x80 वी आर गोइंग टू राइट ई कॉल। ठीक है जी, ये बात सही हो गई। ओके, सो ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साथ साथ इसने कंपाइल भी इसको कर दिया हमारे लिए।
तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे देख लें, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक इंस्ट्रक्शन करके नहीं देखेंगे, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 बातों को नोट करें। एक ये है कि आपके पास यहाँ पे जितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी उसके अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क आया है। एक ये AUIPC चीज़ बीच में एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। दैट इज़ बिकॉज लोड W के लिए पहले कुछ करना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो वो लोड W के अंदर ही क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि 1 इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू टेक 1 साइकिल। तो अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन एक से ज़्यादा साइकिल लेने की कोशिश कर रही है, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है 2 इंस्ट्रक्शंस के अंदर बिहाइंड द सीन। ठीक है, बात आप कहेंगे बात वही बनती है, लेकिन आगे जाके हम थोड़ा सा पाइपलाइनिंग को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बात थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। ओके, दूसरी चीज़ जो समझने की है वो ये है कि आपके पास देखिए हर इंस्ट्रक्शन इज एग्जैक्टली 4 बाइट्स की, एग्जैक्टली 32 बिट्स की आपकी हर इंस्ट्रक्शन है। देखें, आपको याद होगा हम लोगों ने जब वहाँ पे डिबगर के अंदर अपने कोड को रन करके देखा था, तो हमने कहा था कि अगली जो इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस कैलकुलेट करने से पहले आपको ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन को देखना पड़ता है कि उसके ऑपरेंड्स कितने हैं। अगर कोई ऑपरेंड नहीं है, जिस तरह नॉप था, तो नॉप के बाद फौरन अगली बाइट के ऊपर आपकी अगली इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी। ठीक है, जबकि अगर आपके पास ऐड था तो ऐड की 2-3 बाइट्स के बाद आपके पास अगली इंस्ट्रक्शन पड़ी होती थी। रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर ये बात इंश्योर की गई है कि आपके पास हर इंस्ट्रक्शन इज एग्जैक्टली 4 बाइट्स की। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब आप इस जगह पर आए, इस इंस्ट्रक्शन को आप देख रहे हैं, पहली इंस्ट्रक्शन को, तो आपको पता है कि अगली इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी एट एड्रेस 4। आपको इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके पहले ये देखना नहीं पड़ेगा कि ये ऐड कर रहा है या नॉप कर रहा है कि क्या कर रहा है, कि फिर उसके बाद में अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस निकालूं। ठीक है, दोबारा सुने, अगर आप रिस्क आर्किटेक्चर में थे और आपकी पहली इंस्ट्रक्शन के ऊपर आए, आपने कहा पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू हो रही है, अब मुझे इस टाइम पे अगर आप बताने की कोशिश करें कि अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगी, आप नहीं बता सकते। इफ दिस इंस्ट्रक्शन इज एट एड्रेस 0, अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है आप नहीं बता सकते अनलेस यू लुक एट दिस इंस्ट्रक्शन। क्योंकि इंस्ट्रक्शन देखेंगे फिर पता चलेगा इसके कितने ऑपरेंड्स हैं, उन ऑपरेंड्स के हिसाब से आप कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आएगी। यहाँ पे इफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एट 0, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डेफिनेटली एट एड्रेस 4, पहले से आपको पता है। फायदा इसका क्या है? फायदा यह है कि जब आप एक इंस्ट्रक्शन फेच करते हैं तो अगली इंस्ट्रक्शन फेच आप फौरन कर सकते हैं। ठीक है, पहले केस में, सिस के केस में क्या है, यू फर्स्ट हैव टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड सी के कितने ऑपरेंड्स हैं, उसके बाद आप अगली इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हैं। जबकि हम करना क्या चाहते हैं, हम फौरन अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करना चाहते हैं। तो अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए हमें फौरन क्या चाहिए होगा, उसका एड्रेस चाहिए होगा। वो हमें रिस्क में इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने से पहले ही मिल सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिस्क के अंदर आपके पास वेरिएबल लेंथ की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। अगर ऑपरेंड ज़्यादा हैं तो इंस्ट्रक्शन बड़ी बनेगी, अगर आपके पास ऑपरेंड्स कम हैं तो आपके पास इंस्ट्रक्शन छोटी बनेगी। जबकि रिस्क आर्किटेक्चर, ये जो RISC-V आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं, इसके अंदर आपके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होंगे, फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट्स फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, ये बात तय है। ठीक है, अगेन पाइपलाइनिंग को अभी हमने दोबारा देखना है, उसमें जाके ये बात थोड़ी सी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम नजर आ गया कि ईच इंस्ट्रक्शन टेक्स एग्जैक्टली 4 बाइट्स। ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन 4 पे है तो दूसरी 0 पे है, दूसरी 4 पे है, फिर 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, ओके। सो यहाँ पे जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको अभी एक एक करके, ये वो इंस्ट्रक्शंस है जो वहाँ पे हमने लिखी थी, इनको एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो बाय द वे यहाँ पे अगर आप जाएंगे सिलेक्ट प्रोसेसर, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें एंड यू विल सी अ फ्यू ऑप्शंस ओवर हेयर। तो इसमें फिलहाल सिंगल साइकिल प्रोसेसर पे क्लिक करके आप ओके पे प्रेस कर दें। ठीक है जी, बताते हैं थोड़ी देर में इसको चेंज करते हैं। ये है स्टेप, जिस तरीके से वहाँ पे F1 हम कर रहे थे, यहाँ पे हम स्टेप करेंगे। तो इसको आपने स्टेप किया तो देखें अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, उससे अगली एग्जीक्यूट, उससे अगली, उससे अगली, उससे अगली। कॉल पे आप कहाँ चले गए, एडिट के अंदर चले गए, एडिट को एग्जीक्यूट किया, यहाँ से रिटर्न किया, वापस गए एंड सो ऑन। एग्जैक्टली उस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन है। ठीक है जी, अभी तक कोई फर्क नहीं है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे आके देख लें कि रजिस्टर्स के अंदर क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो एक एक करके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। दोबारा से इसको मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। सो ये देखें, ये डॉट आपको बता रहा है कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है जी, तो अभी इसने लोड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की। जब इसने एग्जीक्यूट की तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई। ठीक है जी, दूसरी लोड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, कहाँ पे है, कर लें इसको, तो यहाँ पे आपके पास 3 आ गया। ठीक है जी, फिर आपने जंप किया यहाँ पे, जब आपने जंप किया तो आप उसके अंदर चले गए, आरए के अंदर रिटर्न एड्रेस चला गया, और यहाँ पे आपने इन दोनों को ऐड करके डॉट को देखते जाए। यहाँ पे आप इसके अंदर चल रहे हैं एडर के अंदर, यहाँ से अभी हम वापस जाएंगे। ठीक है, ये आपने ऐड किया, जब आपने ऐड किया तो A0 के अंदर 5 चला गया और यहाँ से अभी हम वापस चले गए अपनी पुरानी इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो ऐड आई से हमने की थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने वो कॉल कर लिया, आपकी जो फाइनल कॉल थी, और बात ख़त्म हो गई। ठीक है, आपके पास ये जो A0 है उसके अंदर रिटर्न वैल्यू 5 की पड़ी हुई है, जो कि एडिशन का हमारा
रिजल्ट है। ओके, सो यहाँ तक आपने देखा कि आपके पास एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी। अब थोड़ा हम वो वापस पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे हमने देखा था, ये अभी तक हमने ये चीज़ की कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई। अभी हम ये थोड़ा सा पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होंगी। तो दोबारा ज़रा रिकॉल कर लें, वी हैव इंस्ट्रक्शन फेच, वी हैव इंस्ट्रक्शन डिकोड, वी हैव एग्जीक्यूट, वी हैव मेमोरी राइट एंड वी हैव राइट बैक। ठीक है, ये 5 चीज़ें हमारे पास, ये एग्जैक्टली वहाँ पे भी आपको राइप्स के अंदर दिखाते हैं। ठीक है जी, उसके लिए आप जाएंगे और यहाँ पे जाके आप इसको करेंगे 5 स्टेज प्रोसेसर। तो ये स्टेजेस जो है हम इसको कह रहे हैं कि 5 स्टेज का प्रोसेसर मुझे सिम्युलेट करके दो। ठीक है जी, इसको हमने ओके किया और इसको हमने यहाँ पे रीसेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, वो फ़र्क पहले एडिटर में जाके देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बेहतर नज़र आ जाएगा कि आपने जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की तो देखें यहाँ पे छोटा सा नज़र आ रहा है, और से यहाँ पे देखें, अगेन आई ट्राई टू जूम दिस इन, कि इंस्ट्रक्शन फेच है और दूसरी पीछे वाली इंस्ट्रक्शन डिकोड फेज में आ गई है। फिर आपने स्टेप किया तो अगली तीसरी इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है और उससे पीछे वाली डिकोड हो रही है, उससे पिछले वाली एग्जीक्यूट हो रही है। यूं कह लें कि पहली वाली एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरी वाली जो है अभी डिकोड फेज में है और तीसरी वाली अभी तक फेच फेज में है। ठीक है जी, ये देखते जाएं। पहली वाली को लाइन को देखें, वो अभी मेमोरी राइट फेज के अंदर पहुंच चुकी है और इसके बाद अब वो राइट बैक फेज के अंदर पहुंच चुकी है। तो जिस टाइम पे आप इस लोड वैल्यू को एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखें, जब आप इस लोड इन रजिस्टर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्चुअली रजिस्टर के अंदर जब वैल्यू जा रही है उस वक्त तक आप 5 आगे की इंस्ट्रक्शंस और भी रीड कर चुके हैं, तो यूर रेडी फॉर देम। ठीक है जी, बात समझ आ रही है कि यूर ऑलरेडी रेडी फॉर एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। वो पहले से बस लाइन में पड़ी हुई है, जैसे ही वो होगा वो अब अगली इंस्ट्रक्शन देखें, ये वाली जो है, ये वाली इंस्ट्रक्शन मेम फेज के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ये वाली एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये वो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट अब आपको एग्जैक्टली यहाँ पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से खुद रन करके देखें। इस जगह पे पॉज करें, अगर डाउनलोड नहीं किया हुआ राइप्स को जाके डाउनलोड करें, इसको खुद अभी एग्जीक्यूट करके देखें ताकि अच्छे तरीके से नजर आए आपको। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आगे फर्दर बिल्ड करेंगे आगे के लेक्चर्स के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये चीज एग्जीक्यूट हो गई है, ये LW जो है ये भी लोड एक्चुअली रजिस्टर के अंदर करने वाला ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए हम कहाँ पे पहुंचे हुए हैं, एग्जीक्यूट हो रही है ये वाली फेज। ठीक है, ये तो राइट बैक में अभी ये जब हमने किया तो अब एग्जीक्यूट कौन सी लाइन होने वाली है, जंप। यहां पे अब जरा तवज्जो से देखें, जंप अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो जंप टेक नहीं की गई। जो हम कहते हैं ना कि जंप करो, वो एक्चुअली करो जो है तब होगा जब एग्जीक्यूट वाली फेज में आप पहुंचेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट के स्टेज में जब आप पहुंचेंगे तब वो जंप एक्चुअली एग्जीक्यूट होगी, अभी तक जंप हुई नहीं है। ऑल्दो कि आप इंस्ट्रक्शंस यहां तक पढ़ चुके हैं, आगे की इंस्ट्रक्शंस आप तो पढ़ते जा रहे हैं ना, डिकोड भी आप कर चुके हैं जंप को, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जंप मैंने लेनी है कि नहीं लेनी। हो सकता है जंप से आने से पहले मैं कहीं और चला जाऊं। ठीक है, अभी नजर आ जाएगा। यहां पे जब जंप को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो आपको फौरन पता चलेगा कि भाई अगली इंस्ट्रक्शन तो मैंने ये एग्जीक्यूट करनी है। ये जो मैंने 2 काम किए हैं, इसको मैंने फेच किया, इसको मैंने फेच किया और इसको मैंने डिकोड भी कर लिया, ये काम मैंने वैसे ही किए। बात समझ आइए, हम आ रहे थे, ये 5 इंस्ट्रक्शन हमने रीड की, ये 5 इंस्ट्रक्शन, ये 5 इंस्ट्रक्शन, ये 5 इंस्ट्रक्शन, अब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगी। यूं कह रहे हैं ये वाली इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट होने लगी है। इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करते साथ ही पता चलेगा कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ पे नीचे रीड की है उनको रीड करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो जंप करके कहीं और जा रहा हूँ। ये 2 इंस्ट्रक्शन मैंने वैसी फालतू रीड की। ठीक है, तो होगा क्या, अभी फौरन इनको छोड़ दिया जाएगा और फौरन हम जाएंगे और जाके इस चीज को रीड करेंगे जहां पे जंप ने कहा है कि वहां जाके उसको एग्जीक्यूट करो, उसको हम फौरन जाके फेच करेंगे। ठीक है जी, स्टेप देखें, स्टेप देखें, जो एग्जीक्यूट हुई थी JAL वो चली गई अपनी मेमोरी फेज के अंदर, मेमोरी स्टेज के अंदर चली गई जो कि उसने जाना था। पिछले वाली जो है वो राइट बैक के अंदर चली गई जो कि उसने जाना था। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दीज 2 जो कि पहले हमारी पाइपलाइन में पड़ी हुई थी, इनको फौरन निकाला गया कि तुम तो निकलो, तुम्हें तो एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने फेच भी किया था, एक को हमने डिकोड भी किया था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन हमने करनी नहीं है, तो उनको फौरन पाइपलाइन से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसको कागज में हम अगली लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा जाके करेंगे, लेकिन यहां पे इतना समझें कि जंप की इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट स्टेज में पहुंची और एग्जीक्यूट हुई तो एग्जीक्यूट करके पता चला कि ये जंप की इंस्ट्रक्शन है, इससे आगे 2 इंस्ट्रक्शंस को हमने एग्जीक्यूट ही नहीं करना, हमने वहां जाना है। तो उस नीचे वाली इंस्ट्रक्शन को फौरन जाके फेच किया गया, उसको हम लेके आए तो वो फेच फेज में आ गई। अब ये बात आगे उसी तरीके से चलेगी, वो जो मैम है वो राइट बैक के अंदर गया, वो अपना वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है पाइपलाइन के अंदर, और ये जो चीज है ये अब डिकोड में आ गई और ये आपके पास फेच में आ गई। अगर इसके नीचे कोई चीज होती तो इसके बाद हम उसको फेच करते, क्योंकि अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुई हुई। ठीक है जी, ओके, इसको जब हमने किया, अभी ऊपर वाली एग्जीक्यूट हुई, फिर ये एग्जीक्यूट हुई,
जब जंप रिटर्न को हमने एग्जीक्यूट किया तो हम वापस कहां जाएंगे, अपनी उसमें, ठीक है। तो अब ये चीज जो है जिसको हमने रन करना है अभी, उसको अभी फेच किया जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ 3 स्टेजेस के अंदर चीजें नजर आ रही हैं, बाकी स्टेजेस जो है वो फालतू हैं। तो 5 स्टेज होने का ये मतलब नहीं है कि हर वक्त हर स्टेज में कुछ ना कुछ पड़ा होगा। यहां जो हमने सिचुएशन बनाई थी, दिस वॉज द आइडियल सिचुएशन। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखना शुरू करेंगे कि भाई कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कुछ स्टेजेस हमारी खाली होती हैं, और वो क्यों खाली होती हैं उसकी एक वजह आपने देख ली कि मिसाल के तौर पे आप ये 5 की 5 एग्जीक्यूट करते करते आ रहे थे और दरमियान में एक ने कहा कि जंप करो, तो जंप करते साथ ये बाकी की सारी फालतू होगी, इनको हमें निकालना पड़ेगा और यहां से हमें एक नई इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट करना पड़ेगा अपनी पाइपलाइन के अंदर, ठीक है जी। इसको कागज में हम तहम्मुल से अगली दफा करेंगे। यहाँ पे दिखाना इसलिए मुराद है कि आपको जरा ये चीज थोड़ी सी विजुअली नजर आ जाए, ठीक हो गया जी। इसी चीज़ को और इसको इफ़ यू कीप एग्जीक्यूटिंग दिस, तो ये आगे अपना बाकी का सारा काम करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चले जाएं, इसको रीसेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ नज़र आ रही है। थोड़े से देख सकते हैं कि देखें ये भी पहले फैच होगी, फिर ये फैच होगी, फिर ये फैच होगी, ठीक है। तो ये फैच हो चुकी है, अब ये फैच होगी दूसरी इंस्ट्रक्शन, अगली फैच हुई, अगली फैच हुई। ये देखें अभी तक लोड इन x10 या A0 अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो A0 पे चले जाए। किधर है A0? खैर से ये रहा A0। अभी तक 2 लोडेड नहीं है। क्यों लोडेड नहीं है? क्योंकि रजिस्टर में जब राइट बैक किया जाएगा एग्जीक्यूशन करने के बाद, तो तब ये लोड होगा। तो तवज्जो से यहां पे देखें, जब हमने एग्जीक्यूट स्टेट से इसको गुजारा, ये गुजर गई एग्जीक्यूट स्टेट से, ठीक है, तब भी आपके पास यहां पे वैल्यू A0 के अंदर 2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद मेम की स्टेज है, मेम के बाद राइट बैक इनटू द रजिस्टर की फेज जब आएगी तब जाके इसके अंदर लोडिंग होगी। एक चीज ये देख ले तवज्जो से, रजिस्टर में राइटिंग कब होती है? जब यहां से आप वापस जाते हैं और जाके रजिस्टर के अंदर राइट करते हैं। लास्ट स्टेज होती है वो रजिस्टर के अंदर वैल्यू डालती है, राइट बैक, विच इज राइट बैक टू द रजिस्टर, ठीक हो गया जी। ओके, सो ये अगर नहीं समझ आई तो क्वेश्चन करें अच्छा, फिर ताकि ये बात क्लियर हो जाए थोड़ी सी। हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फैच के अंदर यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। इसको भी हमने इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये जब एग्जीक्यूट हो गई है तो आपके पास ये अभी भी राइट बैक नहीं एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। अभी तक इसके अंदर वैल्यू नहीं गई हुई, ठीक है, वो वैल्यू कुछ और है, 2 नहीं गई अभी तक। ये अभी मैंने किया राइट बैक, ठीक है। तो अब देखें अब इसके अंदर 2 वैल्यू चली गई। जब ये राइट बैक हो चुका तब उसके अंदर वैल्यू 2 गई है, ठीक है। और ये हमारी पाइपलाइन है। अब आप पाइपलाइन देख सकते हैं कि ये अभी जंप ने एग्जीक्यूट होना है। अब जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये जंप एग्जीक्यूट होगी, तो ये दोनों जगह खाली हो जाएंगी। इनको डिकोड स्टेज और इंस्ट्रक्शन फैच स्टेज में से निकाल दिया जाएगा कि तुम दोनों तो बाहर हो जाओ, तुम्हारा कोई मकसद नहीं है, तुम हम वैसे ही लाए थे, ठीक है। ये ऐसे ही कि आपने एक लाइन बनाई, आपने एक बंदे को कहा तुम आओ अगली बारी तुम्हारी है, तुम आओ अगली बारी तुम्हारी है, तुम आओ अगली बारी तुम्हारी है। दरमियान में एक बंदे ने ऐसी बात कर दी कि भाई उसके बाद ये पीछे वाले 2 बंदे जो है इनकी जरूरत ही नहीं रही, ठीक है। तो उन दोनों को कहा जाएगा आप लाइन से निकल जाएं, जिसकी जरूरत है अब वो लाइन में आएगा, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी गुड एनालॉजी, लेकिन चलो गुजारा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे विजुअली नजर आ जाए। सो हियर यू गो, देखें वो जो 2 इंस्ट्रक्शन डिकोड और फैच में पड़ी हुई थी वो खत्म, पाइपलाइन से निकल गई। तो अभी हमारी पाइपलाइन के अंदर सिर्फ क्या चीजें पड़ी हुई है? ये मैम में पड़ा हुआ है क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ये राइट बैक में पड़ा हुआ है क्योंकि इसका मैम एग्जीक्यूट हो चुका है, और अगली इंस्ट्रक्शन फैच जो की गई है वो ये की गई है। तो हमारी पाइपलाइन के अंदर 2 स्टेजेस जो है वो अभी खाली है। इस खाली स्टेज वाली चीज को हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है जी। ओके, इसको आगे चलाएं, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ठीक है। ये राइट बैक में चल रहा है, ये राइट बैक भी हो जाएगा, उसने कुछ राइट बैक करना नहीं है, ठीक है। सो इसको अगर हम आगे चलाएंगे एग्जीक्यूट, देखिए वो अपना चल रहे हैं। अभी तक ये नहीं पता कि हमने आगे कहाँ जाना है। जब ये रिटर्न एग्जीक्यूट होगा तब पता चलेगा कि अगली इंस्ट्रक्शन ये है, तो यहाँ पे IF आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे IF आ गया, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पे थोड़ी सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन फ़र्क थी, यहाँ पे थोड़ी सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन फ़र्क है। इसको तामुल से करके देखें ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, इसको ये ई कॉल जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी तो उसको ये नहीं पता कि आगे वाली चीज़ों को तो हमने एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये जाके अपनी फैचिंग कर रहा है। जैसे ही हम ई कॉल को अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दोनों फिर पाइपलाइन से खाली हो जाएंगी, ठीक है। एक्चुअली चूँकि प्रोग्राम ही खत्म हो गया तो बस उसके बाद तो फिर कोई वही नहीं है, ठीक है जी। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। 2-3 बातें इस लेक्चर के अंदर समझने की हैं, उनको ज़रा दोबारा देख लें। पहली बात, ये रिस्क आर्किटेक्चर है, ठीक है। हमने रजिस्टर्स देखे, रजिस्टर्स थोड़े से फ़र्क है, कोई मेजर फ़र्क उसके अंदर नहीं है। हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज की देखी, इसके अंदर अगेन माइनर फ़र्क है, कोई ऐसा मेजर फ़र्क नहीं है, ठीक है। स्टैक उसी तरीके से होता है, बहुत सारी चीज़ें उसी तरीके से होती हैं, वैसे ही आप काम कर सकते हैं। जस्ट यू कैन नॉट मूव, फॉर इंस्टेंस लेट्स से यू कैन नॉट ऐड अ रजिस्टर एंड ए मेमरी,
ठीक है। मेमोरी हमने यहाँ पे देखी बेसिक arg1 है, तो हम arg1 को एक रजिस्टर में लोड करके arg2 मेमोरी से उठा के दोनों को ऐड नहीं कर सकते थे, दोनों को रजिस्टर्स के अंदर लाना ज़रूरी था। ठीक है, माइनर सा फ़र्क है। एग्जीक्यूशन जो हमने असेंबली वाली पोर्शन की देखी तो इट्स जस्ट 1 by 1, तो आपको उसी तरीके से समझना पड़ता है जैसा कि हम पहले देख रहे थे। ये पाइपलाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है, ये असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर को समझने की जरूरत नहीं होती, बट व्हेन यू आर ऑप्टिमाइजिंग तो आप उसको ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पर पाइपलाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन आती है, वो हम आगे जाके भी देखेंगे। यहाँ पे इस लेक्चर में जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपकी असेंबली लुक्स द सेम, ऑलमोस्ट द सेम एज ए सिस्क असेंबली जो कि अभी तक आप देखते रहे। तो रिस्क की असेंबली भी ऑलमोस्ट वैसी ही है, थोड़ी सी लंबी हो गई है। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई यहाँ पे हमारे पास। एक बार बेनिफिट क्या नज़र आया, इसके अंदर आपके पास फिक्स साइज की इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो क्यों है वो बता दिया। 1 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन के लिए आपको ये बेनिफिट देती हैं। ठीक हो गया, तो ये एक पार्ट ऑफ दिस लेक्चर हो गया। दूसरे पार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली पिछले लेक्चर को ही रिवाइज किया है, उसको हम लोगों ने देखा है कि पाइपलाइन किस तरीके से नजर आती है। तो व्हेन यू आर राइटिंग असेंबली लैंग्वेज कोड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पाइपलाइन। पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट तब आता है व्हेन यू आर ईदर क्रिएटिंग अ न्यू आर्किटेक्चर, व्हेन यू आर क्रिएटिंग हार्डवेयर, जाहिर बात है वो भी कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है, उसके अंदर लोग जाते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, तो एक ब्रीफ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं उसका। when you're creating a new architecture और when you're trying to do optimization, जिसके अंदर आप चाहते हैं कि भाई मेरी ये फालतू इंस्ट्रक्शंस ना लोड हो। ठीक है, अभी कह रहे हैं ना 2 इंस्ट्रक्शंस लोड हुई, उसके बाद पाइपलाइन खाली पड़ी है। when you're doing extreme optimization तो उस टाइम पे आप इन चीज़ों को भी देखते हैं फिर एक नज़र। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर इंशाल्लाह हम पाइपलाइन का एक ये प्रॉब्लम देखेंगे कि ये पाइपलाइन जो बीच में खाली हुई इससे क्या इफेक्ट आता है। प्लस इसके अलावा जब आप चीज़ों को पैरेलल में रन करने की कोशिश करती हैं तो 2-3 और मसाइल जो हैं वो आपके पास आते हैं। उन मसाइल को भी हम देखेंगे, पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनको हम देखेंगे कि वो मसाइल क्या आते हैं और उनका इलाज जो है वो फिर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है जी, द होल पॉइंट ऑफ दिस सीरीज जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर से शुरू की है, दैट इज़ टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द आर्किटेक्चर साइड ऑफ द थिंग्स। असेंबली वाला पोर्शन हम देख चुके हैं, बट ऑब्वियसली यू कैन सी कि असेंबली लैंग्वेज और आर्किटेक्चर इतने ज़्यादा आपस में लिंक्ड है बिकॉज असेंबली इज़ दी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के साथ जिस ज़बान में आप बात करते हैं, फिर वो जो इंटरनेट जो काम करता है, दोनों को हम इस कोर्स के अंदर देखना चाह रहे हैं। तो ये आर्किटेक्चर वाला पोर्शन हमने शुरू किया, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। इसके अंदर यू माइट थिंक दिस इज़ नॉट रियली प्रैक्टिकल, लेकिन असेंबली का जो ओरिजिनल मकसद था उसको याद रखें। 2 मकासद थे, कंप्यूटर के ब्रेन को समझना और कंप्यूटर को जो अपने प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सट्रीम केसेस के अंदर हाई परफॉर्मेंस के अंदर लेके आना। ये 2 मकासद समझने के लिए आपको आर्किटेक्चर भी उतना ही समझ आना चाहिए जितनी असेंबली समझ आनी चाहिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पाइपलाइनिंग के प्रॉब्लम्स को देखेंगे।